हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज हम लोग ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर 8 को डिस्कस करेंगे। तो हमारे क्लास 6 का चैप्टर 7 तक कंप्लीट हो चुका है। जिसने भी नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो हम अपने एनसीईआरटी के बुक से पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी के बुक से पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके एनसीईआरटी के बुक से ही रहेंगे। कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, सभी टीचिंग एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन जो रहते हैं वो एनसीईआरटी के बुक से ही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चैप्टर 8 हमारा क्या है? भारत, जलवायु, वनस्पति और वन प्राणी। यानी भारत की जलवायु के बारे में, वनस्पति के बारे में और वहाँ के वन्य जीव जो होते हैं, वन्य प्राणी जो होते हैं उनके बारे में हम समझेंगे। तो हम इसमें सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मानसून शब्द अरबी भाषा मौसिम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है, ये सब उतना ज़रूरी है नहीं आपके एग्ज़ाम के लिए। इन सब चीज़ों को, छोटे छोटे पॉइंट्स को देखना जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, हम उसे ही डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देखिए, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा ऊंचवत पर निर्भर करती है। अब किसी स्थान की जो जलवायु होती है, कहीं की भी जलवायु होती है, तो वो किस पे निर्भर करती है? वहाँ की स्थिति पे। उसके जगह की स्थिति कैसी है, वहाँ की ऊंचाई जो है, समुद्र तल से दूरी। अब वो जगह जो है वो समुद्र तल से कितनी दूरी पे है, ऊंचवतता पर निर्भर करती है। इन सभी चीज़ों पे किसी भी स्थान की, किसी भी जगह की, वहाँ की जलवायु जो है वो निर्भर करती है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मोसिनराम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में भी वर्षा होती ही नहीं है। अब विश्व में सबसे अधिक वर्षा पूछेगा कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है वो कहाँ होती है, तो ये मेघालय में स्थित मोसिनराम में होती है। अब याद कैसे रखना है, क्योंकि इतने सारे हम लोग पढ़ लिए हैं कि अब हमारे दिमाग में जो है सिर्फ कन्फ्यूज़न है, पूरे दिमाग का खिचड़ी बना हुआ है। तो ऐसे में हम याद कैसे रखेंगे? तो इतना ध्यान रखिएगा कि जब सबसे अधिक वर्षा पूछे कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो मेघालय यानी मेघ यानी बादल यानी मेघालय में होती है। अब मेघालय में कौन सी जगह पे? तो मोसिनराम में। जहाँ का मोसिन यानी मौसम जो है बदलता रहता है, वहाँ आदमी क्या करते हैं? राम राम अपने प्रभु का नाम लेते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा इस तरीके से आपको, या फिर आप जैसे भी कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट करो और याद रखो, क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय है नहीं, तो किसी भी तरह दिमाग में सेट रखना है। क्लियर है? जबकि किसी किसी वर्ष, अब किसी किसी वर्ष क्या होता है? राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। अब तो ये आप सभी को पता है कि राजस्थान के जैसलमेर में क्या होता है? वर्षा जो है बहुत कम होती है या फिर ना के बराबर होती है, यानी कभी कभी वहाँ वर्षा होती ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय यानी कि बादल। ठीक है, मेघ। और मेघ में कहाँ स्थित? तो मेघ से जब ये मौ से शुरू है तो ये भी मौ से ही शुरू होगा ना, मोसिनराम में। नेक्स्ट देखिए, कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे को झाड़ी कहा जाता है। यानी जो कैक्टस होते हैं या फूलों वाले जो पौधे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें झाड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की वनस्पति को 5 प्रकार में विभाजित किया गया है। अब जो भारत की वनस्पति है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो उसको 5 भागों में, 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से है? एक तो है उष्णकटिबंध सदाबहार वन, ठीक है, उष्णकटिबंध पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ और पर्वतीय वनस्पति तथा मैंग्रोव वन। याद रहेगा, एक है आपका सदाबहार वन यानी उष्णकटिबंध सदाबहार वन है, एक है उष्णकटिबंध यानी पतझड़, जब आपका पूरे पेड़ पौधे जो है पतझड़ यानी पत्ते उनके झड़ जाते हैं, कटीली झाड़ियाँ जो झाड़ियाँ होती है, पर्वतीय वनस्पति जो पर्वतों में रहती है, तथा मैंग्रोव वन यानी सुंदर वन जो है आपका, ये मैंग्रोव वन होता है। तो एक एक करके इसको समझते हैं। तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। अब जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, अब ये वर्षा वन से ही आप लोग समझ जाओगे कि वर्षा वन है यानी कि जहां पे वर्षा बहुत ही अधिक होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, वो होती है आपकी वर्षा वन।
तो ये क्या कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तर पूर्व राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिम घाट के सकड़ी पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष। अब वो कौन से वृक्ष है, तो मोहगनी, एबोनी तथा रोजवुड, ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों के तथा पश्चिमी घाट में सकड़ी पट्टी में पाए जाने वाले ये प्रमुख वृक्ष है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, उष्णकटिबंध पतझड़ वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। अब जो उष्णकटिबंध पतझड़ जो वन होते हैं, यानी पत्ते जो झड़ते हैं सारे पेड़ पौधे के, पतझड़ वन, वो क्या होता है, वो मानसूनी वन भी उसे कहा जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ कौन से होते हैं, साल होते हैं, सागौन होते हैं, पीपल होते हैं, नीम होते हैं, शीशम होते हैं। ये सब क्या करते हैं, ये सब अपने पत्ते जो है साल में एक बार इनके झड़ते हैं। उष्णकटिबंध पतझड़ वन कहते हैं या मानसूनी वन कहते हैं, जो अपने पत्ते जो है झाड़ते हैं, यानी साल, सोगन, पीपल, नीम, शीशम। आपको बस ध्यान इतना रखना है कि जब भी पतझड़ वन का बात आए, उष्णकटिबंध पतझड़ वन, तो इतना ध्यान रखिएगा कि साल, सोगन, पीपल, नीम जो नॉर्मल जो आपके घरों के आसपास आपको कहीं भी देखने को मिल जाते हैं, ये शीशम, ये सब जो है पतझड़ वन है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। अब जो ये आपके पतझड़ वन होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, अब आप अपने आसपास कहीं भी देख लेते हो तो यानी बिहार में तो पाए ही जाते हैं, झारखंड में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, ये नॉर्मल है। ये सब क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपने पत्ती जो है साल में एक बार इनके झड़ते हैं। ठीक है, तो इन सब जगहों पर पतझड़ वन पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है, कटीली झाड़ियाँ देश के शुष्क भागों में पाई जाती हैं। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। क्या होता है, कटीली झाड़ी जो होती है वो कहाँ पाई जाएगी, यानी कटीली झाड़ी है यानी नुकीली, ठीक है, सूखी हुई, यानी वो कहाँ पाई जाएगी, वो शुष्क भागों में पाई जाएगी। पानी की क्षति को कम करने के लिए, अब ये शुष्क भागों में पाई जाती है तो पानी का क्षति जितना हो वो कम होना चाहिए, पानी उतनी नहीं है, इसका मतलब पानी की क्षति को कम करने के लिए क्या होता है, इनकी पत्ती में बड़े बड़े कांटे होते हैं। क्या होता है, इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं ताकि पानी की जो खपत है या क्षति है वो कम हो। इनके महत्वपूर्ण वृक्ष कौन है, अब ये जो कटीली झाड़ियाँ है इनकी महत्वपूर्ण वृक्ष कौन है, तो कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि, ये सब क्या है, कटीली झाड़ियों के प्रमुख वृक्ष है। अब कैक्टस, इसमें कांटे होते हैं, खैर में कांटे होते हैं, बबूल होते हैं, इनके भी कांटे होते हैं, किक्कर में, इन सभी में क्या होता है, कांटे होते हैं, यानी ये कटीली झाड़ियाँ है। अब कटीली झाड़ियाँ है यानी कि कांटे हैं, इसका मतलब कि पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में क्या होते हैं, बड़े बड़े कांटे होते हैं। अब ये पाए कहाँ जाते हैं, पानी की क्षति कम हो यानी पानी का उपयोग कम करे तो राजस्थान में पानी का कम मात्रा, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट, पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती है। कटीली झाड़ी कहाँ पाई जाती है, तो ये राजस्थान में, यानी पानी की कम खपत करते हैं कटीली झाड़ियाँ, तो राजस्थान में पाई जाएगी, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी ढालों तथा गुजरात में कटीली झाड़ियाँ जो है आपकी वो पाई जाती है। नेक्स्ट है, समुद्र तल से 1500 मीटर तथा 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पैरों का आकार जो होता है वो सक्वाकार होता है। अब समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पैरों का आकार कैसा होता है, तो सक्वाकार होता है। कैसा होता है, सक्वाकार होता है। इस तरह से जो है आपके पैरों का आकार होता है। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहते हैं, यानी सक्वाकार होता है यानी कि शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष कौन है, तो चीड़ है, पाइन है, देवदार है। ठीक है, समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार जो होता है कैसा होता है, वो सक्वाकार होता है। सक्वाकार होता है, इस तरह के सक्वाकार वृक्ष होते हैं। ये पौधे जो होते हैं शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। अब सक्वाकार है यानी कि शंकुधारी। अब इनके महत्वपूर्ण वृक्ष क्या हो गए, तो चीड़ हो गए, पाइन हो गए, देवदार हो गए। याद रखिएगा, चीड़, पाइन और देवदार। मैंग्रोव वन, अब ये मैंग्रोव वन क्या है इसे देख लेते हैं। मैंग्रोव वन खारे पानी में रह सकते हैं। अब मैंग्रोव वन जो है वो कहाँ रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ये खारे पानी में रह सकते हैं। ये वन पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये जो सुंदरबन होते हैं आपके मैंग्रोव वन होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये वन पश्चिम बंगाल के सुंदरबन अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं आपके मैंग्रोव वन। सुंदरी इस प्रकार के वनों
इसके महत्वपूर्ण प्रजाति है। अब जो सुंदरी है ना, इस प्रकार के जो वन होते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रजाति होती है। इस प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम सुंदर वन पड़ा था। अब ये जो प्रजाति थी, ये जो सुंदरी प्रजाति थी, इसी के नाम पे क्या पड़ा है, इस क्षेत्र का नाम जो है वो सुंदरबन पड़ा है। क्लियर है। तो मैंग्रोव वन खारे पानी में रह सकते हैं, ध्यान रखना है। मैंग्रोव वन कहाँ रहते हैं, तो खारे पानी में रहते हैं। ये वन पश्चिम बंगाल के सुंदरबन और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी जो है इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति थी। अब इसी प्रजाति के नाम पे ही जो क्षेत्र का नाम है वो सुंदरबन पड़ा था। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए पशु का। बाघ हमारी राष्ट्र पशु है, ये तो आप सभी को पता है। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। अब हाथी और जो एक सींग वाले गेंडे होते हैं वो कहाँ घूमते हैं, तो असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ये केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं। ये नॉर्मल चीज़ है, आपको इसको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखिएगा कि हाथी और एक सींग वाले जो गेंडे होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, वो असम के जंगलों में मिलते हैं। अब ऊँट जो है ये भारत के रेगिस्तान, जंगली गधा जो है ये कच्छ के रण में पाए जाते हैं, तथा जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू जो है ये हिमालय में पाए जाते हैं। अब आपको ऊँट तो पता ही है रेगिस्तान में होते हैं। जंगली गधा जो होता है इनको याद रखिएगा, कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी हुए, हिम तेंदुआ व भालू, ये लोग हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब सांपों की प्रमुख प्रजाति देख लीजिए। तो सांपों की प्रमुख प्रजाति क्या है, तो कौन सी है, कोबरा और केरत। ठीक है, कोबरा और केरत जो है ये सांपों की प्रमुख प्रजाति है। आप लोगों ने सीटेट में पढ़ा होगा कि सबसे जहरीले सांप जो है 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं वो, कोबरा है, कॉमन कैरेट है, रसियल्स वाइपर है जिसे डुबोया भी कहते हैं, सो स्क्लेप्ट वाइपर है जिसे अफाई भी कहते हैं। ये आप लोगों ने सीटेट में पढ़ा होगा। जो सपेरे होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कैलविलियास कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, सरकार ने हाथियों और बाघों को बचाने के लिए क्या किया था। सरकार जो थे उन्होंने हाथी और बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना और हसित परियोजना जैसी परियोजना शुरू की थी। सरकार ने हाथी और बाघों को बचाने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की थी, तो बाघ परियोजना। बाघों के बचाने के लिए तो बाघ परियोजना ध्यान रहेगा, और हाथियों को बचाने के लिए हसित परियोजना जैसी परियोजना जो है वो शुरू किए थे उन्होंने, ताकि हाथियों को और बाघों को बचाया जा सके, क्योंकि इनकी संख्या जो है वो कम होती जा रही है। लोग अपने फायदे के लिए इन जानवरों को मार रहे हैं। ठीक है, तो इनके बचाव के लिए बाघ परियोजना और हसित परियोजना जैसी परियोजनाओं की शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। अब आपका जो वन्य जीव सप्ताह है वो कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर के पहले सप्ताह, जो अक्टूबर का आपका पहला सप्ताह होता है उस समय वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। यानी अक्टूबर का जो पहला सप्ताह है उसे वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जाए। अब वन्य जीव सप्ताह जो है वो मनाया क्यों जाता है, ताकि वन्य जीव जो है, जो वनों में रहते जो जीव रहते हैं, उनके निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जाए। यानी उनके निवास यानी जंगलों को, ठीक है, क्या हो रही है आजकल, जंगलों की भी कटाई हो रही है, तो उन सबको संरक्षित रखने के लिए एक जागरूकता लाई जाती है। तो आपका वन्य जीव वर्ष जो होता है, वन्य जीव सप्ताह के रूप में कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, कुछ पक्षी। अब जो कुछ पक्षी होते हैं जैसे पोलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्ट्रोक, फ्लेमिंगो, पिनटेल, बत्तख, कार्लियू इत्यादि, ये सब जो है प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। यानी ये सब जो पक्षी है, ठीक है, ये सब पक्षी कब आते हैं, तो सर्दियों के मौसम, जहाँ सर्दी यानी ठंड आती है वह उसी समय ये सारे पक्षी जो है हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन क्रेन जो है साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं। अब जो साइबेरियन क्रेन है, ये जो साइबेरियन क्रेन है ये कब आते हैं, तो ये साइबेरिया से आते हैं। इनके नाम पे ही इनका आंसर छिपा हुआ है। लेकिन कब आते हैं क्रेन, तो साइबेरिया से आते हैं, दिसंबर के महीने में आते हैं तथा मार्च के आरंभ तक चले जाते हैं। अब तो ये तो ठंड में आते हैं ना, ठंड में आते हैं, ठंड यानी कि दिसंबर आया तो ठंड आपका जो है
शुरू हो जाता है, क्योंकि अब आपके नवंबर में ठंड उतनी पड़ती है नहीं, तो आपके दिसंबर में अब पड़ती है। पहले था कि अक्टूबर ख़त्म होते होते ठंड का एहसास होने लगता था, लेकिन अब आपके ठंड जो है वो दिसंबर में आता है। तो दिसंबर महीने से साइबेरियन क्रेन से साइबेरियन क्रेन जो है वो आते हैं, यानी वो पक्षी आती है, दिसंबर के महीने में आती है, यानी ठंड में आ रही है तो दिसंबर में, और मार्च के आरंभ तक चली जाती है, यानी मार्च का आरंभ होते होते आपका ठंड जो है वो ख़त्म होने लगता है। तो क्या करती है ये मार्च के आरंभ में चली जाती है फिर से। क्लियर है? तब इस चैप्टर में इतना ही है, इससे एक्स्ट्रा आपको इसमें पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास समय कम है, जितना हो सके सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही आप पढ़िए और उसे ध्यान में रखिए। तो कल के क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास 7th की, हमारा क्लास 6 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो क्लास 7th जो है उसे हम एक क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सारे चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे उन सभी पॉइंट्स को हम एक क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।